मैं हिमांशु आप सभी का स्टडी 07 क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक, जहां चल रहे थे वहां चल रहे हैं। सेट नंबर 1 पर पार्ट होगा तीसरा। तो हेडिंग डाल लीजिए, आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन चलना है। व्यतिकड़ को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकड़ और विनाशी व्यतिकड़ की दशाएं दिखाइए। पहले व्यतिकड़ को परिभाषित करना। व्यतिकड़ होता क्या है? व्यतिकड़ का मतलब होता है जब दो समान आवृत्ति तथा, लिखो हेडिंग डालो व्यतिकरण। क्या डालेंगे इसमें? व्यतिकरण। लिखो जब दो समान आवृत्ति तथा जब दो समान आवृत्ति तथा जब दो समान आवृत्ति तथा लगभग, नहीं समान ही लिख लो, समान आयाम वाली तरंगें आयाम वाली तरंगें किसी माध्यम में गमन करती हैं तो उनके, जब दो समान आवृत्ति तथा समान आयाम वाली तरंगें किसी माध्यम में गमन करती, गमन करने का मतलब चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं। अब दो चीज और पूछ रहा है। ठीक, नंबर 1 क्या पूछ रहा है? संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा क्या पूछ रहा है? विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसे हेडिंग डालो संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण लिखो। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। लिखो जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण
कहते हैं। ठीक, जैसे एक चित्र बना के बताते हैं हम तुम्हें। ये है, यहाँ से निकाली, पहले प्राथमिक तरंगें निकाल दो, फिर द्वितीयक तरंगें। ठीक, ये प्राथमिक तरंगें, इसी पे निकाल दो द्वितीयक तरंगें। लिख लेना, ये है प्राथमिक तरंगें, प्राथमिक तरंगें, और यहाँ लिख देना ये वाली द्वितीयक तरंगें। ठीक, और ये अधिकतम, ये रही अधिकतम, ये क्या हो जाएगी परिणामी। ठीक है, परिणामी तीव्रता, अधिकतम, सबसे ज्यादा अधिकतम। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, विनाशी वितरण। समझ ले, एक बार अच्छे से समझते चलें। क्या है कि संपोषी वितरण क्या है? जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जहां तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा वितरण कहेंगे? संपोषी वितरण। अगली हेडिंग डालो, विनाशी वितरण। विनाशी व्यतिकरण लिखो। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जहां तीव्रता कैसी होती है? न्यूनतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। एक बार कंप्लीट नोट कर लें इसे, हम छोटा कर देते हैं। पॉइंट देखो, 8 ऑक्सीजन 8O16 का परमाणु द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU दिया गया है। 16.000 AMU। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। मैं क्या ज्ञात करनी है? बंधन ऊर्जा। देखो क्या ज्ञात करनी है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है? 0.0005005 AMU डबल। आगे क्या दिया है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो कितना है? देखो 1.00753 AMU ये दिया गया है। आगे और क्या दिया है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना है? देखो 1.00898 AMU, और एक AMU बराबर दिया है कितना? 931 मेगावोल्ट। एक
AMU बराबर दिया गया है 931 मेगावोल्ट। ठीक है, अब इसे हमें क्या करनी है, बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बंधन ऊर्जा के लिए द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। ठीक, तो एक नाभिक का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियन का द्रव्यमान क्या होता है, देखो इधर से यहां से लिख लेते हैं, उधर लिखने में दिक्कत होगी। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ये क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला, द्रव्यमान क्षति बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का, हाँ, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यू एन और पी, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस, इसे क्या करेंगे, नाभिक का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान निकला था। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वो देख लेते क्या दिया गया है, देखो 8 ऑक्सीजन 16, यही प्रोटॉनों की संख्या, यही किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये होता है द्रव्यमान संख्या ए, यही होता है द्रव्यमान संख्या या नाभिक का द्रव्यमान, यही होता है। अब हमें चाहिए क्या, किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन, चाहे प्रोटॉन कर दो, तो 16 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8। देखो इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी, सभी की संख्या कितनी कितनी है, 8 8। अब लगा देते द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00759 इंटू 8 थे, प्लस न्यूट्रॉन का लगाओ, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया, न्यूट्रॉन का 1.008982 इंटू 8 माइनस नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया, नाभिक का ये रहा 16 वाला, 16.000। इलेक्ट्रॉन का इसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन का 0.00055 इंटू 8। अब इसे हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते इसका, देखो करते हैं, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 8 ने 72 और 2 74, 8 पंजे 40 40 74 था, 8 पंजे 40 40 और 7 47 हासिल 7, 8 सत्ते 56 56 और 4 60। ठीक है, 0 आ जाएगा और 8 0 और 8 एकन 8, प्लस इसको कर लो, 8 का 8 दूनी 16, 8 8 64 64 और 1 65, 8 ने 72 72 और 6 78, 8 8 64 64 और 7 64 और 7 71, 8 का 0 और 8 एकन 8, ये इधर 16 है ही, 16.000 माइनस 8 पंजे 40 8 पंजे 40 0 0 1 2 3 4 5 4 5 0.00 8 पंजे 40 8 पंजे 40 और 4 44, सही है, 40 8 पंजे 40 और 4 44, और कितने अंक हुआ, दशमलव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सही है। इसे अब देखो जोड़ लो, इसे जोड़ना है, ठीक है, इसे जोड़ना है। चलो भाई करो, इसे जोड़ते चलते हैं, अलग कर लेते जोड़, ठीक है, इसका ऊपर कर दे थोड़ा,
लिख तो लिया ही होगा, इधर कर लेते, देखो 8.06074, ठीक है, 8.0707856, 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, और 8 दूनी 16, 2 6 दूनी 12 और 1 13, 8 8 16। तो ये इसका योग आ गया 16.13260, ठीक है। इसका देख लो माइनस कितना हो जाएगा, इसे 16.000 में से कम करना है 0.00440, तो इधर 2 जीरो बढ़ा लो, 0 बचा, 6 बचा, 9 बचा, ओह सॉरी 9 नहीं, कितना बचा, यहाँ 9 में से 4 गया, 5 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 1 5 15 बच गया, कितना बचा 15.99560, ये इसका इतना बच गया। अब इसमें से फिर माइनस करना है हमें, तो कर लो 16.13260, तो इसका 15.99560, ठीक है। तो ये 0 0, 6 में 6 गया 0, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 7 बचा, यहाँ 12 में से 9 गया 3 बचा, यहाँ 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ 0 0, तो ये कितना आ गया, इसका जो मान आया वो आया 0.137000, ठीक, ये इसका मान आ गया। ये क्या आ गई, द्रव्यमान क्षति, डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति आ गई। अब हमें क्या चाहिए, आंसर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होगा, डेल्टा एम इंटू कितना दे दिया है 931, इसका गुणा कर दो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान 0.137, वो जीरो का कोई मतलब ही नहीं देता, गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो मान आता है मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके सीधा, इसका जो मान है वो है 127 अब हमें चाहिए क्या, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हमें चाहिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसमें निकाल लेते हैं हम, यहाँ लिखो प्रति, मैं अभी सबको शॉर्ट कर दूंगा, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, वो क्या होगी, देखो बंधन ऊर्जा बटे कितना हो जाएगा, बंधन ऊर्जा बटे कौन सा था, नाभिक, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। तो बंधन ऊर्जा कितनी है 127.547 बटे कितना था 16.000, दशमलव हटाया कट गया, ठीक है। तो 3 जीरो कट गए, तीनों बिल्कुल सही है। 16,000 का भाग देना है हमें 12,700 नहीं 1,27,547 में, ठीक। तो इसको भाग देते हैं हम, तो 16 सत्ते 7 बार लगभग चला जाएगा, 0 0 0, 7 छिंग 42 की 2 हासिल लागी 4, 7 एकन 7 और 4 11, कितना बचा 7 4 5, और यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचा 1, 15,547, दशमलव लगा लो 0, ठीक है। 15 और ये हो गया 1,55,070, 1,55,070, तो लगभग क्या बार जाएगा 7.11,000 था, ठीक। और ये हो गया 1 लाख, और ये लगभग 16,000 15,000, 1,60,000 हो जाएगा
15 लगभग 9 बार तो चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7.9। एक बार आंसर चेक कर लें इसका कितना आ रहा है। ठीक है, अनसॉल्व पेपर में आंसर जरूर चेक करना है इसका। ठीक है, 7.9 ही आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा वोल्ट प्लस तो न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करें जल्दी से, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आपको पूरा दिख जाएगा आपको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो ये सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी करें, नोट कर लें इसे, फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा समान हो। पहले नंबर क्या है, चालकों में धारा समान निकाली गई, फिर चालकों में धारा विपरीत हो। तो हम आपको बता रहे हैं, चालक दो तार ले लेते हैं हमने, मान लेते हैं ऐसे ही दो तार, एक ये रहा पेन और एक ये पेन, दोनों पेन है, ये समझ लेते हैं हम दोनों तार हैं। क्या है, दोनों तार हैं। अब इन दोनों में तारों में क्या समान धारा, इसमें भी बह रही है और इसमें भी, दोनों में समान धारा। तो हम जानते हैं जब धारा समान बहेगी, एक ले लिया हमने पी क्यू तार और एक ले लिया आर एस तार, दो तार ले लिए। ठीक, पी क्यू और आर एस, जब हम धारा बहेगी तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो फ्लेमिंग ने दिया था उसका नियम लगाते हैं। तो जो धारा किसमें होती है, अंगूठे की दिशा को दर्शाती है, धारा को अंगूठे की दिशा दर्शाती। तो चुंबकीय क्षेत्र उंगलियों को, और बल किधर लगेगा, हथेली के लंबवत अंदर की ओर। तो ये जो बल लगेगा अंदर की ओर, इसे हमने डॉट पॉइंट से दर्शा दिया। ऐसे ही इसमें देखो, ये वाला इधर, इसमें कहां लग रहा है, हथेली की लंबवत बाहर की ओर, इसे F1 मान लिया, इसे F2 मान लिया। जब किसमें धारा समान दिशा में बह रही है, एक ही दिशा में, इनके बीच की दूरी r हो गई, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही जब धारा कैसी बह रही हो, विपरीत दिशा में बह रही हो, जब विपरीत दिशा में बहेगी तो देखो ये वाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाहर की ओर, और ये वाला, तो इनकी जो दिशाएं होंगी, देखो ये दोनों एक ही तरफ हो रहे हैं और ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का ये मतलब समझ गए। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। देखो थ्योरी क्या होगी, हम पहले ही लिख चुके हैं इसे थोड़ा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए। ठीक है, देखो माना दो लंबे समांतर बस सीधे तार पी क्यू और आर एस हैं। कौन कौन से, पी क्यू और आर एस हैं। ठीक, और बायो में पास पास रखे गए, बायो में कहाँ रखे गए, बिल्कुल पास पास। ठीक, जब माना पी क्यू और आर एस तार के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, ये कागज समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ये एक की दिशा, ये कागज है, एक की दिशा क्या है, अंदर की ओर, और एक की दिशा क्या है, बाहर की ओर। दोनों दिशाएं हमने अभी बताई, कैसे निकाली थी, फ्लेमिंग के नियम से। ठीक, क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियां बताती हैं, धारा की दिशा, तब जो बल की दिशा होती है वो हथेली की लंबवत होती है। ठीक है, ये बताया था अभी हमने आपको। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा, माना पी क्यू और आर एस तार तल के लंबवत हैं, इसमें I1 व I2 दो धाराएं बह रही हैं, I1 और I2 धाराएं बह रही हैं, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, r मीटर। जो ये दोनों हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, r मीटर। तब PQ धारा के कारण RS, जो PQ धारा है, ये वाली PQ तार है, इसके कारण, PQ तार लिख लेना, PQ तार में धारा के कारण, लिखो PQ तार में धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, μ0/2 इंटू μ0/2 इंटू क्या होता है, I/R। अब देखो तार में धारा कौन सी बह रही है, I1 R। ठीक, कौन सी धारा बह रही है, I1। अब इसके कारण इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, B1 के कारण, जो B1 चुंबकीय क्षेत्र आया RS के कारण, B1 के कारण कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, चूंकि नीचे की ओर, ये क्या है, नीचे की ओर चलिए, अब नीचे की ओर RS में कौन सी, I2 धारा बह रही है, जो दूसरे वाले चित्र है उसमें I2 धारा बह रही है, अतः इसकी लंबाई L मीटर पर लगने वाला बल क्या होगा, F I2V1, V1 का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ये वाला। ठीक, L sin थीटा। अब लंबवत है, जब कैसा है, लंबवत, तो sin थीटा का मान कितना लगेगा, 90 अंश। लगा दीजिए F बराबर I2, V का मान लगाओ कितना था,
म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन आर इंटू साइन 90 अंश। साइन 90 की वैल्यू इधर कर लेते हैं हम, ऊपर कर दे थोड़ा दिख जाएगा। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है और एल को इधर पहुंचा दीजिए। एल कहाँ गया, एल नहीं लिखा, इंटू एल को इधर कर दो तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एल बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन आर। एफ का मात्रक न्यूटन और एल का मात्रक मीटर। नोट करें भाई इसे जल्दी, इसे नोट कर लें, फिर इसके जो 2 पॉइंट रह गए वो भी आपको बताने हैं। जल्दी एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा क्वेश्चन है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं अब हम, पूरा करना है तो लो एक बार ऐसे कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ले लो। यहाँ लिख देते हैं हम पहला, जब धारा I1 I2 समान दिशा में बह रही हो, लिखो जब धारा I1 व I2 समान दिशा में बह रही हूं तो आकर्षित करेंगे, और जब विपरीत दिशा में बहेंगी, लिखो जब धारा I1 व I2 विपरीत दिशा में बहेंगी तो प्रतिकर्षण करेंगी। ठीक है, जब धारा I1 I2 विपरीत दिशा में बहेंगी तब क्या करेंगी, प्रतिकर्षण करेंगी। पहला, जब धारा I1 I2 समान दिशा में बहेंगी तो आकर्षण करेंगे, और विपरीत दिशा में बहेंगी तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षण करेंगी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। ठीक, जल्दी करें, नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, घाघड़ी। वो कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखो व्हीटस्टोन सेतु क्या थे, व्हीटस्टोन सेतु एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से ज्ञात प्रतिरोध करने की युक्ति बनाई, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। अज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से, प्रतिरोध का मान नहीं ज्ञात है, उसको ज्ञात करने की युक्ति बनाई, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखते हैं तो हम, व्हीटस्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने, लिखो व्हीटस्टोन, अभी इसका चित्र बनाते हैं, सेतु नामक, व्हीटस्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने की एक युक्ति बनाई, जिसे उन्हीं के नाम पर व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन सेठ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक युक्ति बनाई जिसे हम उन्हीं के नाम पर व्हीटस्टोन सेठ के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। आगे लिखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है हमें। पहले लिखो, पहले इसका चित्र बनाते हैं हम एक। चलो आगे चलते हैं इसी में। अब क्या करना है हमें, व्हीटस्टोन सेठ बना लिया हमने, चित्र बनाया। चित्र में क्या है, चार प्रतिरोध एक समांतर क्रम में जोड़ दिए गए। चार प्रतिरोध किसमें, एक समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। अब चारों प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज के रूप में, ठीक है, तो हम लिखते हैं अब इसकी रचना एवं सिद्धांत। चलो हेडिंग डालो, रचना एवं सिद्धांत डालो, रचना एवं सिद्धांत। ठीक है, रचना एवं सिद्धांत। क्या करना है हमें, रचना एवं सिद्धांत लिखते हैं इसमें। देखो इसमें चार प्रतिरोध लिखते चलो, चेंज कर लें थोड़ा। इसमें चार प्रतिरोध, चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक विकर्ण में धारा मापी, एक विकर्ण में, अभी समझा रहे से, धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में एक विकर्ण में, देखो एक विकर्ण में ये धारा मापी पड़ेगी और दूसरे विकर्ण में क्या है, सेल लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में क्या लगाते हैं, सेल लगा देते हैं। चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए, क्या किया जाए, इस प्रकार समायोजित किया जाए, सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा से या विद्युत धारा से सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा से धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, अर्थात सेतु संतुलन में हो, संतुलन में हो। जब सेत संलग्न भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देख लो, जब सेत संतुलन में होता है तब चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात
शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। ठीक है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखो क्या था, व्हीटस्टोन सेठ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से ज्ञात करने का, अज्ञात प्रतिरोध ही उसे ज्ञात करने की युक्ति बनाई, जिसे हम व्हीटस्टोन सेठ के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आगे क्या किया उन्होंने, रचना एवं सिद्धांत क्या बनाया। इसमें 4 प्रतिरोध थे। कितने प्रतिरोध थे, 4 प्रतिरोध। जो चारों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ दिया, PQRS को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जिसे एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ लिया, जिसके एक विकर्ण में क्या डाली, धारा मापी, तथा दूसरे विकर्ण में सेल को लगा दिया। एक विकर्ण में धारा मापी, दूसरे विकर्ण में सेल को लगा दिया। जब सेल से धारा प्रवाहित हुई, सेल से क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। जब सेल से धारा प्रवाहित हुई तो ऐसे धारा प्रवाहित की गई कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, जैसी सुई थी वैसी ही रहे, अलग ना हो। जब धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु कैसा रहेगा, संतुलन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो सेतु कैसा रहेगा, संतुलन में। जब सेतु संतुलन में होता है तो चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के कैसा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अब इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। चलो, किरचॉफ के लिखो द्वितीय नियम से। दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो क्या होता है, संलग्न परपथ में प्रवाहित धारा, बंद पास में प्रवाहित धारा और क्या, प्रतिरोधों का गुणनफल, उसमें उपस्थित समस्त वैद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम पहले लिखते हैं बंद पास, और बंद पास वाला नियम है। ठीक है, बंद पास कौन से में, ABDA में, ABDA क्या हो जाएगा, I1P माइनस I2R बराबर 0। ठीक है, ये धारा ये प्रतिरोध, ये धारा ये प्रतिरोध, कोई वैद्युत वाहक बल है नहीं, तो इसलिए 0। I1P बराबर क्या हो जाएगा, I2R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बंद पास देखो कौन सा है, VCDB में, बंद पास दो, बंद पास VCDB में क्या हो जाएगा, VCDB में I1Q माइनस I2S बराबर 0। तो इसे लिखेंगे हम I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 1/2 हमें क्या निकालना है, अपॉन I1P अपॉन I1Q बराबर I1R अपॉन वो I2R अपॉन I2S, I1 से I2 से I2, I1 से I2, वो I1 से I1। ठीक है, क्या बचेगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही क्या है, किरचॉफ से क्या है, ये यही व्हीटस्टोन से नामक युक्ति है। इन्होंने क्या निकाला था, संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर। तो संगत प्रतिरोधों का अनुपात कैसा आ गया, बराबर। थैंक यू सो मच। देखो अब क्वेश्चन करना है घा घड़ी का अथवा क्वेश्चन। घा घड़ी का अथवा क्या है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। एक तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, R बराबर 16 ओम। क्या कह रहा है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का कर दिया जाता है, पहले से आधी लंबाई। तो पहले लंबाई L1 मान लेते हैं, L2, और L2 कितनी कर दी, आधी L/2। ठीक है, पहले L थी फिर उसे आधी कर दी, तो खींचा जाता है। तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, नए तार का क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, नए तार का क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। देखो सबसे पहले क्या था, एक प्रतिरोध था जिसका एक तार था जिसका प्रतिरोध कितना था, 16 ओम। एक तार जिसका प्रतिरोध कितना, 16 ओम लिख लिया हमने। पिघलाकर इसे आधी लंबाई का, पहले लंबाई मान लेते L थी, फिर इसे आधी कितनी कर देगी, L/2। तो एक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रो बराबर, ठीक है, रो बराबर क्या होता है, RA अपॉन L, RA अपॉन L। ठीक,
यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल लीजिए। आर बराबर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब लिखते हैं पहले तार के लिए, पहले तार के लिए कितना होगा, पहले तार के लिए दो ही तो तार है, पहले तार के लिए R1 बराबर रो कैसा है, नियतांक कांस्टेंट L1 अपॉन A1, चाहिए L1 अपॉन A1। अब दूसरे तार के लिए क्या होगा, दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे डाल दो सेकंड। लिखते हैं समीकरण 1 R1 अपॉन R2, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, R1 अपॉन R2 बराबर कितना हो जाएगा, रो L1 अपॉन A2, वो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2, रो से रो कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन बाहर बाहर का गुणा अंदर, तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर ए कहाँ बन जाएगा, L1 इंटू A2 अपॉन L2 इंटू A1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या, ये जो बना क्या बना, R1 अपॉन R2 बराबर L1 A2 अपॉन L2 A1, ठीक है, ये है। इसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं क्या हो जाएगा, A1 L1 बराबर A2 L2, A1 L1 बराबर A2 L2। यहां से हम मान निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2 का, कितना आ जाएगा, देखो L2 अपॉन, मान किसका आ गया, A1 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन L2 आ गया। यहां से हम निकालेंगे A2 अपॉन A1, उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। ये जो मान है इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3, ये 4। इसका मान किसमें लगाएंगे, समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं, समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 इंटू A1 अपॉन A2 का मान क्या था, L1 अपॉन L2, तो ये क्या बनेगा, R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, किया गया, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें मान दिया गया था R1, पहला प्रतिरोध कितना था, 16 ओम, ठीक, L1 का मान L था और L2 का मान L/2, तो इसमें कोट अप कर देते हैं, क्या बनेगा, देखो R1 का मान 16 ओम बटे R2 बराबर L1 का मान कितना था L और L2 का मान कितना L/2, क्योंकि आधा था, ठीक है, तो ये 16 बटे कितना हो जाएगा, R2 बराबर L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बटे 4, कैंची का गुणा कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, ये R2 बराबर 16 गुणा 1 बटे 4 से 4 बार कैंसिल, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। मतलब जो तार खींचा जाएगा पिघलाकर जो तार खींचेगा उसका प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम आएगा, कितना आएगा, 4 ओम। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अड़ा खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अड़ा खाली क्या है कि किसी समांतर प्लेट की धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी समांतर प्लेट की धारिता के लिए क्या निकालना है, हमें व्यंजक निकालना है, और आगे क्या कर रहा है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएं, हमें पूछा गया है कि धारिता किस प्रकार बढ़ाएंगे ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक क्या है, दो प्लेट ले लेते हैं एक्स और वाई, दो प्लेट ले ली हमने एक्स और वाई, ठीक। अब एक्स और वाई को प्लेट लिया, दोनों को एक तार से जोड़ दिया, किससे जोड़ा इसे हमने, एक तार से जोड़ दिया, एक तार से जोड़ दिया। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, दो प्लेटें धातु की एक्स और वाई ले ली,
जिसका क्षेत्रफल क्या है a, इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है a है, और ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक कितना है k है। ठीक, जब प्लेट x को क्या देते हैं हम, प्लस q आवेश देते हैं, प्लेट x को क्या दिया हमने, प्लस q आवेश दिया, तो प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, प्लेट y पर माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब हम इसे क्या करेंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तब, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d, बीच की दूरी कितनी है, d, और जब इनकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो इसका जो प्लेट है, इनका जो पृष्ठीय आवेश है, क्या है, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा, इनका जो पृष्ठ घनत्व वो कितना है, सिग्मा है। तो हम लिखते हैं प्लेटों के बीच की उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। सिग्मा क्या है, चादर का पृष्ठ घनत्व। ठीक, तो चादर का पृष्ठ घनत्व क्या है, जब किसी चादर को आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर फैल जाता है, यही होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, सिग्मा बराबर Q अपॉन एल, सिग्मा की जगह Q अपॉन एल लगा दो, Q अपॉन ए, सॉरी एल नहीं, ठीक है, कितना हो जाएगा, Q अपॉन के ए सिग्मा के ए एप्सिलॉन नॉट, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, हमें क्या चाहिए, पूछ क्या रहा है, धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, धारिता। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका विभवांतर क्या होगा, b बराबर, ऊपर कर लेते हैं, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर b बराबर E इंटू डी। ठीक, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, d बीच की दूरी, तो E इंटू E का मान कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये किसका मान आ गया, V का। हमें क्या चाहिए, धारिता। ठीक, तो धारिता की परिभाषा क्या होती है, धारिता C बराबर Q अपॉन बी से, C बराबर Q अपॉन बी, C Q अपॉन बी का मान लगा तो कितना है, क्यू डी अपॉन क्या था, के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, कितना आ जाएगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या है, यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। क्या है, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो एक बार इसे आप सभी स्क्रीनशॉट लेना इसका कंप्लीट, ठीक है, फिर मैं इसे एक बार फिर समझा देता हूँ। क्या है, ये दो प्लेटें हैं एक्स और वाई। ठीक, सबसे पहले हमने दो प्लेट ली एक्स और वाई, इसे क्या कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, जमीन से जोड़ दिया, इसे एक तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया। अब तार से जोड़ने के बाद क्या हुआ, जब प्लेट एक्स को क्या किया गया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्रेरण के कारण क्या हो गया, प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। इस पर जो ये माध्यम है वो कैसा है, परावर्तनांक माध्यम के रखा है, के में स्थित है ये। ठीक, तो प्लेटों के बीच उत्पन्न क्या निकाला हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का मान क्या होता है, Q अपॉन ए, सिग्मा का मान लगा दिया हमने Q अपॉन ए। हमें क्या चाहिए, विभवांतर, तो विभवांतर निकाला, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E क्या और D क्या हो गया, बीच की दूरी, तो E इंटू डी लगा दिया। यहां से हमें क्या चाहिए, धारिता C का मान, तो हमने C का मान निकाला Q अपॉन B से, Q से Q कैंसिल, D आ गया, और यहां से एक फॉर्मूला बना C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या आ गई, इसकी धारिता। अब क्या कह रहा है कि धारिता इसकी बढ़ाई कैसे जाए, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले D, प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, नंबर 1 लिखो। धारिता बढ़ाने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के
बीच की दूरी कम होनी चाहिए। नंबर एक बात क्या हो जाए, जो डी है, डी का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे डी का मान कम होगा तो ऊपर मान कैसा होगा, अधिक होगा। दूसरा, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये यहां तक आपका एक खंड पूरा हो गया। अब एक ही खंड बचा है, वो बचा है या। ठीक, वो आपको अगली वीडियो मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।